कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनीता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। नलकूप एवं कुओं के पुनर्भरण पर संपूर्ण जानकारी। दुधारू पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन। पानबरेजा में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। किसान भाइयों, जल ही जीवन है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, क्योंकि बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और अपने प्रदेश के संदर्भ में तो जल की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो यहाँ वार्षिक वर्षा स्तर बहुत कम है, वहीं दूसरी ओर उपलब्ध भूमिगत जल स्तर भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप नलकूप, कुएं आदि भूमिगत जल स्रोत या तो सूख चुके हैं या फिर सूखने की कगार पर हैं। अतः जो कुएं या नलकूप सूख चुके हैं अथवा जिनमें पानी बहुत कम या ना के बराबर है, उन्हें भी हम वर्षा जल के माध्यम से दोबारा पुनः भरण कर सकते हैं। किंतु इसके लिए हमें अभी से ही कुछ तैयारियां करनी होगी, क्योंकि अब आगे आने वाला समय मानसून के आने का है। तो किसान भाइयों, आइए जाने कि किस प्रकार करें नलकूपों एवं कुओं आदि का पुनर्भरण। देखिए कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं जल संरक्षण की कुछ विधियों पर, जिसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम बात करते हैं कुएं के जल पुनः भरण के बारे में। कुएं के पुनः भरण के लिए 10 फीट की दूरी पर 2 अलग अलग गड्ढे बना लेते हैं। पहला गड्ढा कुएं से 10 फीट की दूरी पर 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा एवं 10 फीट गहरा बनाते हैं। गड्ढा बनाने के बाद इस गड्ढे के तल पर अर्थात पैंदे पर एक आड़ा 4 इंच चौड़ा PVC या सीमेंट का पाइप लगाकर कुएं से जोड़ देते हैं। बाद में इस गड्ढे के तल में 2.5 फीट तक मोटे पत्थर भरते हैं। इसके उपरांत दूसरी परत में छोटे मध्यम आकार के पत्थर 2.5 फीट तक भरते हैं। फिर इसकी सबसे ऊपरी सतह पर 2.5 फीट बजरी या मोटी बालू रेत को डाल देते हैं। इस गड्ढे के 3 से 4 फीट की दूरी पर दूसरा गड्ढा बनाते हैं। ये गड्ढा भी 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा एवं 3 फीट गहरा बनाते हैं। इसके तल पर मोटे पत्थर 2 फीट तक भरते हैं और इन दोनों गड्ढों को 4 इंच के PVC या सीमेंट के पाइप से आपस में जोड़ देते हैं। इन गड्ढों में वर्षा जल अथवा नाले का जो भी पानी बहकर आता है वह पहले 10 फीट गहरे, 10 फीट चौड़े तथा 3 फीट के आकार वाले गड्ढे में भर जाता है तथा जो भी रेत, कचरा आदि वर्षा के पानी के साथ बहकर आता है वह इसी गड्ढे में रह जाता है और जो पानी बचता है वह पहले वाले
10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट के गड्ढे में चला जाता है। यह पानी कचरा रहित रहता है। फिर दूसरे गड्ढे से पानी बजरी, पत्थर इत्यादि से फिल्टर यानी कि साफ होकर पाइप के द्वारा कुएं में चला जाएगा। आइए अब बात करते हैं बोरवेल एवं नलकूप के जल भरण पर। वर्षा का पानी नलकूप में छोड़ना, इसको ही नलकूप का पुनः भरण कहते हैं। नलकूप के पास नाले अथवा वर्षा का पानी मोड़कर नलकूप में पुनः भरण किया जाता है। इसके लिए नलकूप के चारों तरफ 2 गुणा 2 गुणा 2 मीटर के आकार का गड्ढा खोद लेते हैं। इसके उपरांत गड्ढे की ऊंचाई तक जो मुख्य पाइप होता है उसके अंदर 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पाइप के चारों तरफ 4 से 5 मिलीमीटर आकार के छेद करने वाली मशीन से छेद बना लेते हैं और जो पाइप के ऊपर छेद किए गए हैं उसके ऊपर चारों ओर नारियल इत्यादि से बनी रस्सी को बांध देते हैं। फिर इसके बाद जो पाइप के चारों ओर गड्ढा बना है उसको 4 भागों में बांट देते हैं। सबसे नीचे वाले भाग में मोटे पत्थर तथा उससे ऊपर वाले भाग में छोटे मध्यम आकार के पत्थर डालते हैं। इसके उपरांत ऊपरी सतह पर बजरी या मोटी बालू रेत को डाल देते हैं तथा सबसे ऊपरी परत पर बारीक रेत डालते हैं। इस प्रकार से इस गड्ढे को भर दिया जाता है और वर्षा का जो पानी बहकर आएगा वह पानी इस रेत या बजरी से छनकर फिर जो पाइप के चारों ओर रस्सी बांधी गई है उससे फिल्टर होकर साफ पानी नीचे नलकूप में चला जाएगा और इस प्रकार नलकूप का पुनः भरण हो जाता है। कुओं एवं नलकूप का पुनः भरण करते समय रखी जाने वाली विशेष सावधानियां जो कि इस प्रकार से हैं। नाले से जो पानी आता है वह क्षार एवं लवणीय तथा रसायन रहित होना चाहिए। कुएं में जो पानी जाता है वह नीचे तक पाइप के द्वारा ही जाना चाहिए। कुओं का पुनः भरण करने से पूर्व कुएं में जो कचरा इत्यादि होता है उसे निकाल देना चाहिए। पुनः भरण फिल्टर हुए साफ पानी से ही करें। पुनः भरण हेतु औद्योगिक क्षेत्र से निकलते हुए गंदे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्थर, रेत, नारियल इत्यादि रस्सी से जब पानी नहीं जा पाए एवं वर्षा ऋतु से पूर्व साल में एक बार इन्हें अवश्य बदलें ताकि पानी के पुनः भरण में कोई रुकावट पैदा न हो। किसान भाइयों, यदि आप बताई गई इन विधियों से कुएं एवं नलकूपों का पुनः भरण करते हैं तो न केवल गिरते भूमिगत जल स्तर में कमी आएगी बल्कि भविष्य में भी इस पानी का हम सदुपयोग कर फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मैं एक कृषक और ये मेरी समृद्धि। और ये हर कृषक की समृद्धि। जी हाँ, कृषि समृद्धि है गांव-गांव की, घर घर की समृद्धि। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना न भूले एग्रोफॉस का कृषि समृद्धि ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट खाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। पान की खेती हमारे प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर तथा नीमच आदि जिलों में बहुतायत से की जाती है। जिन किसान भाइयों ने नए पान बरेजों को स्थापित किया है उन बरेजों के अंदर फसल अपनी बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था पर है। इस फसल से अच्छी गुणवत्ता युक्त पत्तियों की प्राप्ति हेतु इसमें कुछ समसामयिक प्रबंध कार्यों को करना नितांत आवश्यक है। तो आपको नए पान बरेजे में कौन कौन से कार्यों को संपादित करना है,
इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। किसान भाइयों, आज मैं आपको पान की खेती में सामयिक प्रबंधन की जानकारी दूंगा। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो बरेजे जहां पर हमने पान की फसल लगा रखी है उसमें साफ सफाई बहुत ही आवश्यक है। बरेजों की साफ सफाई नियमित रूप से करते रहें कि जितनी ज्यादा बरेजों की साफ सफाई रहेगी उतनी ज्यादा हमारी पान की फसल विभिन्न प्रकार के बीमारी एवं कीड़ों से सुरक्षित रहेगी। तो सबसे पहले जितनी भी घास फूस इसमें से निकल गई है उन घास फूस को बिल्कुल ऊपर से छाया, बिल्कुल बराबर छाया बना दें, जिससे इसके अंदर जो है ज़्यादा धूप ना आए, जिसके कि ज़्यादा धूप के कारण भी पान की जो पत्तियां होती हैं उसकी गुणवत्ता खराब होती है। इसके साथ साथ चारों तरफ इसमें घास फूस लगा दें जिससे ज़्यादा हवा इसमें अंदर ना आ पाए। जो बेलें इस समय बड़ी होने लगी हैं, बेलें चलने लगी हैं, वो ज़मीन पर ना फैले, इसके लिए उसके बांस की कमानियाँ लगा दें, बांस की फिंची लगा के या सन की रस्सियों को बांध कर सहारा देकर बेल को ऊपर चढ़ाने में मदद करें। और इसमें से बेल में से जितने भी खराब पत्तियां हैं, जितनी भी रोगग्रस्त पत्तियां हैं, जितनी भी कीट ग्रसित पत्तियां हैं, उन सारी पत्तियों को इस समय निकाल दें। इससे क्या होगा कि बेल में किसी भी प्रकार का रोग का प्रसार एवं कीड़ों का जो क्षतिग्रस्त पत्तियों के कारण कीड़ों का जो प्रकोप हो रहा है वो दूर हो जाएगा। पौधे जो खराब हो रहे हैं अगर वो कम मात्रा में खराब हो रहे हैं तो उनको अगर निकाल कर हम बरेजे से बाहर कर देते हैं, रोग को फैलने में वो कम करते हैं। इसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखें कि जहां पर मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता है वहां पर मिट्टी चढ़ाने का काम भी इस समय किया जा सकता है। मिट्टी चढ़ाने के लिए ज़्यादातर प्रयोग तालाब की मिट्टी का किया जाता है, तो तालाब की मिट्टी का आप अगर उपलब्ध है तो तालाब की मिट्टी का, अन्यथा बरेजे की मिट्टी का ही प्रयोग करके आप मिट्टी चढ़ा दें, जिससे बेल को सहारा मिलता है और बेल की बढ़वाट अच्छी होती है। इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद दूसरी बात आती है इसमें पोषक प्रबंधन की। इसमें हम रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर इसमें विभिन्न प्रकार की खली का प्रयोग करते हैं। इस समय इसमें सरसों की खली का देने का समय है। सरसों की खली को आप थोड़े पहले पानी में 1-2 दिन पहले पानी में डाल दें। जब ये पानी में थोड़ा सा घुल जाए उसके बाद पौधों के तनों के पास इसको दे दें, जिससे कि ये पौधों के द्वारा तुरंत अवशोषित कर ली जाती है। इसके बाद बात आती है सिंचाई की। किसान भाइयों, पान एक ऐसी फसल है जिसको अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बारंबार सिंचाई की वारंवारता अधिक होती है, लेकिन इसमें सिंचाई कम मात्रा में चाहिए रहती है, यानी पानी कम चाहिए रहता है लेकिन सिंचाई बार बार चाहिए रहती है। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि सिंचाई कम समय के लिए करें, लेकिन सिंचाई इसमें हर 2 से 3 दिन के बाद इसमें सिंचाई करते रहें, जिससे नमी की मात्रा कम रहे, लेकिन नमी हमेशा बनी रहे हमारे बरेजे में। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। किसान भाइयों, इस समय बरेजे में देखने में आ रहा है कि कई प्रकार के कीटों का आक्रमण इस समय पत्तियों पर दिखाई दे रहा है। इसमें प्रमुख रूप से एक जो कीड़ा है जो लाल मकड़ी कहलाता है, इसमें इसका पत्तियों पर असर दिखाई देता है। इसमें पत्तियों पर लाल रंग के चिट्टे चिट्टे दिखाई देते हैं। जब पत्तियों को आप हाथ से पकड़ते हैं तो पत्तियां खुरदुरी सी दिखाई देती हैं। जब पत्तियों को सावधानी पूर्वक पलट कर देखते हैं तो इसमें बारीक लाल रंग की मकड़ियां दिखाई देती हैं। इन मकड़ियों के कारण पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है और उनका बाजार में जो भाव होता है वो नहीं मिलता है। तो इसका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए वेटेबल सल्फर बाजार में उपलब्ध होती है, घुलनशील सल्फर। इसकी लगभग 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि लाल मकड़ी पर नियंत्रण होता है। तो किसान भाइयों, बताई गई बातों का ध्यान रखकर पान की फसल से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार, जिससे चलती है इकोनॉमी, कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच है कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे के सूरत हाल। छत्तीसगढ़ की हर खबर देखिए हमर छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान कृषि के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन इनसे अधिक दुग्ध उत्पादन तभी संभव है जब इन दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन वैज्ञानिक संतुतियों को अमल में लेते हुए किया जाए। अतः वर्तमान समय में दुधारू पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन कैसे करें, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय रीवा के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर S.K. पांडे। किसान भाइयों के अनुभव है कि डेयरी उद्योग में सबसे ज़्यादा खर्चा उनके आहार पर होता है। अगर हम किसी तरह से पशु आहार में कमी कर लें तो निश्चित रूप से ये उनके लिए लाभप्रद स्थिति होगी। पशुओं को संतुलित आहार दिया जाना आवश्यक है। आहार का उपयोग पशु का शरीर मुख्य रूप से दो प्रकार से करता है। एक तो अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, रख रखाव के लिए, और दूसरा दुग्ध उत्पादन के लिए या प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। कुल कितना हम पशु को आहार दें ये निर्भर करता है उसके शरीर के वजन पर। गाय के लिए 2.5% उसके शरीर भार पर, इसी तरह से भैंस के लिए 3% उसके शरीर भार पर टोटल शुष्क पदार्थ की मात्रा उसको देनी चाहिए। एक उदाहरण दे करके यहाँ पर समझाया जा सकता है कि अगर कोई गाय जो कि 400 किलोग्राम शरीर भार वाली है तो उसे 10 किलोग्राम शुष्क पदार्थ आहार की आवश्यकता होगी। इस शुष्क पदार्थ को देने के लिए, बैलेंस रूप में देने के लिए आवश्यक है कि इसका 60% हम हरे चारे से दें और 40% उसको सूखे चारों से दें। और हरे चारे में ये ज़रूरी है कि हम अच्छी गुणवत्ता वाले, विशेष मौसम में जो अच्छे गुणवत्ता वाले चारे उत्पादित होते हैं उनका समावेश करें। उदाहरण के लिए जैसे गर्मी का समय चल रहा है, इस समय हम मक्के का, चरी का उपयोग करें, लोबिया का उपयोग करें, और शेष जो 40% है वो हम दानों के मिश्रण से कर सकते हैं, भूसों से कर सकते हैं। तो इस तरह से संतुलित आहार बनाने के लिए आवश्यक है कि एक दुधारू गाय को कम से कम 18% प्रोटीन होनी चाहिए और 60 से 65% के बीच में ऊर्जा होनी चाहिए, जिसको हम टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट कहते हैं। एक संतुलित आहार बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसा आहार महंगा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सभी पोषक तत्वों को समावेश करने के लिए इसको कभी काफ़ी महंगा बना दें, बल्कि हमारे पास, किसान के पास जो भी कृषि से जो उत्पाद मिलते हैं और जिनका बाजार मूल्य ज़्यादा नहीं होता है, उनका उपयोग अगर हम संतुलित पशु आहार निर्माण के लिए कर लें तो हमारा दुग्ध व्यवसाय जो होना ज़्यादा लाभकारी होगा। इसके लिए आवश्यक है कि लगभग 40% उसमें हम खली का समावेश करें। अगर खली चूँकि बाज़ार में महंगी है, तो अगर हमारे पास ऐसा सोयाबीन के जो अंडर साइज होते हैं, जिनका मूल्य बाज़ार में ज़्यादा नहीं है, इनकी दलिया बना करके अगर हम पशु आहार में 40% यानी सोयाबीन की दलिया का उपयोग कर लें, ये नहीं है तो चने को ग्राइंडिंग करके इसको समावेश कर लें। इसी तरह से 30% हम चोकर का भाग रखते हैं। तो चोकर के लिए हम गेहूं का उपयोग कर सकते हैं, मक्के का उपयोग कर सकते हैं, और पशु आहार में अगर हम जौ की दलिया उपयोग करें तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। और साथ ही साथ विटामिन्स और खनिज मिश्रण का भी समावेश होना चाहिए। अगर 100 किलोग्राम दाना हम बना रहे हैं तो 1 किलोग्राम हम नमक उसमें मिला लें और 2 किलोग्राम जो है ना उसमें खनिज मिश्रण मिला लें। इस तरह का आहार अगर हम घर में बना लें, सूखा भूसा जो है ना वो 60% और 40% जो है ना ये दानों का मिश्रण हो जाए। इस तरह से हम संतुलित आहार पशुओं को दे करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक बात दुधारू पशुओं के लिए पानी की आवश्यकता की है, तो एक ऐसी गाय जो कि 10 से 15 लीटर दूध दे रही है, उसको कम से कम 50 से 60 लीटर पानी पीने के लिए प्रतिदिन मिलना चाहिए। तो पानी का जो गुणवत्ता है इस तरह से होनी चाहिए, एक तो ताज़ा पानी होना चाहिए और दूसरा ठंडा पानी अगर हो, किसी भी कारण से अगर हम उसको ठंडा कर सकें तो विशेषकर गर्मियों में उसके उत्पादन में वृद्धि देखी जाती है।
इसलिए अगर पानी की थोड़ी भी दुधारू पशु को कमी हो गई, उसके ड्रिंकिंग वाटर में कमी पाई गई, तो इसका सीधा असर उसके दूध के उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए पानी का विशेष ध्यान देना चाहिए पशुओं के आहार में। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुनापुरा, जिला मुरैना के कृषक दीपक शर्मा ने। यह बैगन की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो दीपक शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अपन जो बैंगन की फसल की बात कर रहे हैं तो बैंगन में 2-3 कारण हैं जो कीट और बीमारी के, जिसकी वजह से उपज पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। एक तो मुख्य जो समस्या है सूट बोरर या तना छेदक या फल छेदक कीट। तो प्रौरव भेदक या जो फल छेदक जो कीट है वो अपन पौधे के ऊपर जो शूट है, नई प्रौरव है, उसके ऊपर से एंट्री करता है और उस प्रौरव को अंदर ही अंदर खा के खोखला कर देता है और धीरे धीरे यही कीड़ा जो है वो फल में एंट्री कर जाता है और फल के अंदर छेद करके एंट्री कर जाता है और अंदर ही अंदर इसमें अंडे विकसित हो जाते हैं और कीड़ों की संख्या पॉपुलेशन जो है बढ़ जाती है। और शुरू में तो कुछ फल ही काणे होते हैं, मतलब कीटग्रस्त होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सारे खेत में ये कीड़ा फैल जाता है और सभी फलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए किसान भाइयों 2-3 उपाय आप कर सकते हैं। एक तो जब कभी ऐसी कोई बैंगन की जहाँ फल छेदक कीट वाली फसल जहाँ समस्या आती है, ऐसी फसलों में टी आकार की लकड़ी की खूंटियाँ लगाएं, ताकि जैसे ही कहीं कीड़ा उसमें बैठे मतलब एंट्री करेगा या कहीं नुकसान कर रहा होगा तो टी आकार की खूंटियों पे जो फसल से 2 से 3 फीट ऊंचाई की हो और उसमें जो मांसाहारी जो परपक्षी जो पक्षी हैं वो पक्षी इसमें इन कीड़ों को कहीं से भी ली पड़ी है या कहीं इंसेक्ट है तो तुरंत उसको निकाल के खा जाएंगे। एक तो ये स्वतः कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, अंदर कीड़ा खा जाता है और वो सूट जो मुरझा जाती है ऊपर से प्रौरव, उसको ऊपर से कैंची से ऐसे लाइन से घूमते हुए पूरे खेत में कैंची से काट के एक थैली में इकट्ठी करके और कहीं खड्डे में इसको दबा दें, तभी इसमें कंट्रोल संभव है। क्योंकि इसमें सूट काटने से कोई नुकसान नहीं है पौधे को, बैंगन का पौधा और फुटान हो जाती है इसमें। तीसरा उपाय इसमें ये करने के बाद यदि आप इसमें प्रोफेनोफॉस जो दवाई आती है इसका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के इसका छिड़काव करें शाम के समय, तो भी आपके ये फल छेदक कीट का नियंत्रण संभव है। और सावधानी के तौर पे जो कीटग्रस्त जो फल है उसको खेत में कभी भी नहीं छोड़ें या तोड़ के वहीं खेत में नहीं डालें, इनको इकट्ठा करके खड्डे में डाल दें या कंपोस्ट पिट में डाल दें। लेकिन खेत में छोड़ने से क्या है कि इनकी जो कीड़े की जो पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं आप। जो फेरोमोन ट्रैप का में जो लेयर लगता है उसका नाम है ल्यूसिन लेयर। तो ये फेरोमोन ट्रैप लगाने से भी आपके जो नर कीड़े हैं उसमें आके फंस जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपके आगे इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, तभी ये कीड़े का जो नुकसान है उससे आप बच सकते हैं। इसमें जो समस्या है दूसरी वो है ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो बीमारी है, जिसको छोटा पत्ती रोग भी कहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि इस इन्फेक्शन से जो पत्तियां हैं पौधे की वो पुष्पक्रम की जगह पत्तियां जो हैं छोटे से गुच्छे का रूप ले लेती हैं और छोटी छोटी पत्तियां इसमें आ जाती हैं और फूल और फल नहीं बन पाते हैं इसमें। तो ये भी एक माइक्रोबायलाइज ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी है। कुछ वैज्ञानिक इसको फ्यूजेरियम से होने वाले रोग भी कहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है अपने को कि जैसे कहीं ऐसा पूरे खेत में यदि शुरू में यदि 2-4 पौधे ऐसे छोटा पत्ती वाले दिखें, उनको तुरंत खेत में दिखाई देते ही उन पौधों को जड़ सहित उखाड़ के नष्ट कर देना है, ताकि ये बीमारी दूसरे पौधे में नहीं फैले। दूसरा, इसमें अब बाविस्टिन जो कार्बेंडाजिम फंगस है, फंजीसाइड है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। क्रॉप ड्यूरेशन जो इसका फसल की जो अवधि है, फसल चक्र अपना है। इसके अलावा एक तीसरी समस्या जो निमेटोड से है, उसके भी यही लक्षण है कि खड़े पौधे मुरझा के सूख जाते हैं और उन पौधों के यदि उखाड़ के देखते हैं तो उनकी जड़ों में छोटी जड़ों में गांठें बन जाती हैं और ये गांठों के अंदर निमेटोड रहता है जो आउटग्रोथ करता है। तो इनके कंट्रोल के लिए एक कम से कम
3 से 5 साल का फसल चक्र अपनाएं और ये जो सोलेनेसी कुल की जो सब्जियां हैं, टमाटर है, बैंगन है या जो दूसरी मिर्ची है, इनको इस खेत में नहीं लेके दूसरे खेत में लेना चाहिए अपने को, ताकि इस जो नेमाटोड का अपन कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें खेत की तैयारी के समय कार्बोफ्यूरन 3G जो ग्रेन्यूल्स आते हैं उसका 4 किलो प्रति बीघा के हिसाब से छिड़काव करें और फिर इसके बैंगन की पौध लगाएं, तो इसमें नेमाटोड की समस्या से आपको नुकसान नहीं होगा। काश्तकार भाइयों, यदि इन सभी बातों को यदि आप समय रहते उसका ध्यान रखेंगे तो फसल को स्वस्थ रख सकते हैं और कीड़े बीमारी से फसल को बचा सकते हैं और आप अच्छी उपज लेके आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तिलवारा, जिला जबलपुर के मुर्गी पालक मनोहर पटेल ने। यह लेयर मुर्गियों की देखरेख प्रबंधन पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मनोहर पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। टोटल 72 हफ्ते की एक अंडे देने वाली मुर्गी की ज़िंदगी होती है। इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे कि 0 से 8 हफ्ता जैसे बोलते हैं, चूजे का हफ्ता या चिक्स स्टेज कहते हैं। और इस चूजे को हमको एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड जो कंपनी होती है जिसे हम हैचरी कहते हैं वहाँ से प्राप्त करना है, क्योंकि इसमें हम 1 दिन का जो बच्चा है उसको लेके आएंगे, उसको 8 हफ्ते तक पालना पोसना है। जो मुर्गी का जो शेड है उसमें नीचे में भूसी है, चूना है, बीमारियों से बचाव के लिए स्प्रे है, चूना है, इस तरीके की दवाई का छिड़काव है, ताकि जो 1 दिन का चूजा, नन्हा चूजा है, उसे किसी प्रकार की बीमारी ना हो सके। उसके रख रखाव में जैसे हमको देखना है, ठंड का मौसम है तो ठंड में बचाव करने के लिए हमको हीटर है या गैस ब्रूडर है या गर्मी देने के लिए जो व्यवस्था कर सकते हैं हमको वो करना है। टोटल हम लोग मान के चलते हैं कि उस 8 हफ्ते के दौरान 2 किलो दाना पौष्टिक आहार हमको देना है, जिसे हम कहते हैं चिक मैश। इस चिक मैश के अंदर में 22% प्रोटीन की मात्रा हमको देनी है। उसमें ग्रोथ प्रमोटर्स देना ताकि जल्दी जल्दी उसका वजन आ सके। फिर उनको कई प्रकार के फफूंद रोग इत्यादि हो सकते हैं, तो उसके लिए हमको दाने में दवाइयों को मिलान करने के उपरांत हमको उसका आहार के बारे में देखना है। इस 0 से 8 हफ्ते के बीच में हमको कुछ टीकाकरण करना होगा जिस बचाव करना के लिए। तो उसमें सबसे पहले 1 दिन के बच्चे को हम मैरेक्स रोग का टीका लगाते हैं। उसके बाद हम 5वें से 7वें दिन रानीखेत का, फिर 12वें से 15वें दिन हम लोग गंभोरो नाम का टीका लगाते हैं। फिर इसी का बूस्टर लगता है, फिर रानीखेत का बूस्टर लगता है। इस तरीके से उसको 8 हफ्ते का में हम उसको चूजे को मान के चलिए कि आधा किलो के आसपास वो चूजा हो जाता है। इसके उपरांत अब 8 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते तक का जो उम्र होता है उसे हम पठोर कहते हैं या ग्रोवर स्टेज कहते हैं। इन परिस्थितियों में हमको ये देखना है कि उसे पौष्टिक ग्रोवर फीड मिले, जिसमें हमको 16% के आसपास में प्रोटीन की मात्रा मिलना चाहिए, विटामिन्स मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलना चाहिए, खनिज लवण जिसको हम कह सकते हैं, इन सब का प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए। इस स्टेज में हम लोग मान के चलते हैं तो 6 से 8 किलो का आहार प्रति पक्षी उस 20 हफ्ते के दौरान प्राप्त करेगा। फाउल पॉक्स नाम का टीका भी लग जाता है इसी 20 हफ्ते के दौरान, और R2B रेगुलर रानीखेत का जो टीका है वो भी लग जाता है। इसके उपरांत हमारी मुर्गी पूर्ण रूप से लेयर के स्टेज में या अंडे देने वाली मुर्गी के रूप में तैयार हो चुकी है। और अगर मुर्गी परिपक्व हो चुकी, मैच्योर्ड हो चुकी है, तो उसके पंख झड़ने लगते हैं, जो कि प्रथम लक्षण होता है कि मुर्गी जो है अब अंडे देने के लिए तैयार है, अंडा देना शुरू करेगी। ये किसान भाई देख के पहचान सके। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जो मुर्गियों के पैर और कलगी, इसमें एक पीलापन रहता है। जैसे जैसे मुर्गी अंडे पे आती है वैसे वैसे ये पीलापन उस मुर्गी से कम होते जाता है। इससे आप पहचान सकते 20 हफ्ते की मुर्गी है, वो तैयार हो चुकी है, उसके 1 किलो 350 ग्राम का वजन आ चुका है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अमरूद के बाग में किए जाने वाले समसामयिक कार्य।
फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।